नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील कोड़ी स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, भारत अपनी कोरोना की दूसरी वेव से अभी जूझ ही रहा है और इसी बीच कोरोना का एक नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है, डेल्टा प्लस वायरस। तो दोस्तों, ये डेल्टा प्लस है क्या, इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि डेल्टा वेरिएंट क्या था। साथियों, डेल्टा वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट भी कहा जाता है क्योंकि वो सबसे पहले इंडिया में डिटेक्ट हुआ था और जो भारत की और जो विश्व की जो पेंडेमिक की सेकेंड लहर थी उसका सबसे रिस्पॉन्सिबल वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट ही था, जो आज तक 26 जून तक विश्व के 85 कंट्रीज को उसने अफेक्ट किया हुआ है। साथियों, जो डेल्टा प्लस वायरस है इसको इंडिया ने पहले वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा, उसके बाद में इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा। साथियों, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है? देखिए, जब कोई भी वायरस म्यूटेट करता है तब उसके अंदर क्या होता है कि वो या तो पॉजिटिव अफेक्ट देगा या नेगेटिव अफेक्ट देगा। नेगेटिव इन द सेंस कि वो ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, ज़्यादा स्थिति को ख़राब करेगा। तो स्टार्टिंग में इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना गया कि इसका अभी कुछ पता नहीं है क्या करेगा। अब जैसे जैसे इसके केस बढ़ते गए, स्टार्टिंग में इसका 1 केस मिला, उसके बाद में भारत में इसके 7 केस मिले, 7 के बाद में 22 मिले, 22 के बाद में 42 और आज तक 51 से ज़्यादा इसके केस मिल चुके हैं। और इसमें पाया गया कि ये लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करेगा और ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है। जिस तरीके से ये फैल रहा है तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया। साथियों, वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करने के पीछे एक और भी कारण है कि भारत एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो इसमें जब स्प्रेड अगर चालू हो गया तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड होगा और बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को वो इन्फेक्ट करेगा। अब भारत में इसके 51 केस डेल्टा प्लस वेरिएंट के अभी पाए जा चुके हैं। उनके अंदर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर हैं, उसके बाद में कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला और राजस्थान में भी इसका 1 केस डिटेक्ट हुआ है बीकानेर के अंदर 25 जून को। साथियों, ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये डिटेक्ट कैसे होता है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो साथियों, ये आरटीपीसीआर से डिटेक्ट नहीं होता है। आरटीपीसीआर सिर्फ और सिर्फ कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव देता है, वो उसका वेरिएंट नहीं बताता है। इसके लिए हमारे को करनी होती है जीन सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग। जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है उसके लिए भारत में 10 लैब डेवलप की जा चुकी थी पहले, और आज भारत के अंदर 28 लैब है। तो होता यह है कि जहाँ भी कोविड के सैंपल लिए जाते हैं वहाँ से रैंडमली कुछ सैंपल लेके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन लैब्स में भेजे जाते हैं, और इसी के साथ ये डिटेक्ट हुआ जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट। और सबसे पहले ये महाराष्ट्र में डिटेक्ट हुआ और उसके बाद में ये धीरे धीरे इंडिया के अभी 7-8 स्टेट्स के अंदर फैल चुका है। बात आती है कि वैक्सीनेशन इसके लिए क्या कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, मैं बताऊं, कोई भी वायरस के लिए 100% एफिकेशियस वैक्सीन नहीं होती। किसी के लिए 90%, किसी के लिए 95%। जो अपनी अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, कोविशील्ड मान लो, कोवैक्सीन मान लो, या फाइजर या स्पुतनिक, जो भी वैक्सीन हैं वो 100% कारगर साबित नहीं है। और जो वेरिएंट्स अभी तक डिटेक्ट हो चुके हैं उनके लिए वो 90 से 95% कारगर है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट डिस्कवर हुआ है, जो डिटेक्ट हुआ है, उसके लिए भी ये कारगर साबित होगी। बट हो सकता है इसकी एफिकेसी उसके लिए कम हो, 85%, 80%। तो इसलिए मैं आप सभी को कहूँगा कि आपको जहाँ वैक्सीन मिले वहाँ वैक्सीन लगाओ, जितनी जो वैक्सीन मिले वो वैक्सीन लगाओ। क्योंकि भारत सरकार ने अभी अच्छा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया है, उसके अंदर 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कल तक वैक्सीन लग चुकी है और धीरे धीरे इसकी रेट बढ़ रही है। अब बात आती है कि क्या थर्ड वेव के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और भारत में थर्ड वेव कब आएगी और क्या आ सकती है। तो साथियों, थर्ड वेव का निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप कितना मास्क यूज करते हो, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हो, कितने लेवल पे आप वैक्सीनेट होते हो और कितने लेवल पे आप अपने आप को आइसोलेट रख पाते हो, उस पर निर्भर करता है। सरकार पे आप ज़्यादा निर्भर ना करें, आप खुद अपनी सरकार हैं। आपने सेकेंड वेव में देखा है कि कितने लोगों ने अपनों को खोया है, कितने परिवारों को खोया है, कितने नियर एंड डियर वंस को खोया है। तो आप उसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि थर्ड वेव जो होगी वो कितनी खतरनाक होगी। तो उससे बचने का एक ही उपाय है, आप सोशल डिस्टेंसिंग से रहें, आप मास्क लगाएं, आप वैक्सीनेट करें। अभी तक इसका कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा या एल्डर्स को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। इसका अभी तक पूर्ण रूप से कोई डाटा नहीं है कि किसको ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा, पर माना जा सकता है कि ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, जैसा फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का
जिस तरह से उनका ग्राफ चला उस तरीके से अपने को अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आप थर्ड वेव से बचने के लिए सिर्फ आपके हाथ में है कि थर्ड वेव भारत में होगी या नहीं होगी। और साथियों, जैसा अनलॉक हुआ है उसी प्रकार लोग रोडों पे, मार्केट में या इतने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो आपको साथियों एक रिक्वेस्ट है, आपको सीख लेनी होगी सेकेंड वेव से। सेकेंड वेव अभी ख़त्म नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में 48,000 से ज़्यादा केस आ चुके हैं इंडिया के अंदर और उनमें से 1100 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है, मतलब लगभग 1200 के साथ ज़्यादा डेथ हो चुकी है। ग्राफ इसका कम हुआ है पर ख़त्म नहीं हुआ है और इसी बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट का आना एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए आप अपने घरों में रहें, बहुत कम आप घर से निकलें, ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ के लिए ही आप निकलें, नहीं तो आप घर में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़ करें अपने आप को।